हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में सब टॉपिक होगा आपका फर्टिलाइजेशंस यानी निषेचन क्या होता है। ठीक है, तो डिटेल में इसको हम करते हैं। और ये आपका क्लास 12th बायोलॉजी का ठीक है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है या इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पर मेनली आपको फोकस करना है इस चैप्टर को। इस चैप्टर यानी कि मानव जनन जो है चैप्टर 3, इसमें मेनली आपको फोकस करना है नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, शुक्राणुओं की संरचना, ठीक है, ओवल्यूशन किस तरीके से होता है, आवर्त चक्र क्या है, या प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होता है, या अपरा क्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मेनली आपको उन्हें प्रिपेयर करना है, बट इन टॉपिक्स को भी आपको देख कर जाना है। निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अगुणित नर युग्मक अथवा शुक्राणु तथा अगुणित मादा युग्मक अथवा अंडाणु के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। अगुणित यानी ठीक है हैप्लॉइड है, ये एन हो गया, और ये इसका क्रोमोसोम क्या हो गया, एन हो गया, तो इसको बोला गया अगुणित शुक्राणु और अगुणित क्या होगा, अंडाणु। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। और ये कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। ठीक है, मान लो ये फीमेल है, ये मेल है, तो इसका क्रोमोसोम 46 होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं गुणसूत्र। 100% गुणसूत्र लेंगे यहाँ पर, यानी कि 100% यक्स और एक्स ही होता है इनमें। जबकि नर में अगर हम बात करें तो 50% एक्स और 50% वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स और वाई हो गया। मान लीजिए कि मदर साइड से एक्स क्रोमोसोम आया और फादर साइड से भी एक्स क्रोमोसोम आया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, उसके बाद जो यहाँ पर युग्मनज या जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण होगा, फिर उससे एक नया बच्चा बनेगा, तो वो हो गई फीमेल चाइल्ड। ठीक है, वहीं पर अगर माँ की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आया और पिता की तरफ से वाई क्रोमोसोम आया, ठीक है, तो ये एक्स वाई का निर्माण हो जाएगा और ये हो जाएगा मेल चाइल्ड। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपका आंसर्स क्या होगा, नर का, यानी कि पुरुष का, ना कि मादा का। ठीक है, तो हमारे समाज में अगर किसी को लड़का या लड़की नहीं हो रही है, बार बार लड़की हो रही है, लड़का नहीं हो रहा है, उसका दोष किसको दिया जाता है, फीमेल को, जबकि उसमें उसका कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर किसका गुणसूत्र, किसका जीन रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर पिता का रोल जो जीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसी से ही लिंग निर्धारण होता है, यानी इसी से ही बेटे या बेटी का लिंग पता चलता है। निषेचन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन क्या हो गया, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर हो तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इससे युग्मनज का निर्माण, इससे द्विगुणज युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट को नहीं देखते हैं, सिर्फ इतना देखते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन जो होता है शरीर के बाहर हो तो बाह्य निषेचन हो जाता है। जैसे जो मेढक हो गया, अस्थिर मछलियाँ हो गई, ठीक है, तो ये सब बॉडी से बाहर निषेचन करते हैं। आंतरिक निषेचन, जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मनुष्य हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों को समझ लेना है। तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, जो शरीर के अंदर हो आंतरिक, जब शरीर के बाहर निषेचन हो तो बाह्य निषेचन। जैसे मछली मेढक हो गया बाह्य निषेचन का एग्जाम्पल, और मनुष्य हो गया आंतरिक निषेचन का एग्जाम्पल। मनुष्य में भ्रूणीय विकास, ठीक है, किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो इसके कुछ स्टेप हैं, उनको आपको समझते जाना है। मनुष्य में युग्मनज निषेचन के लगभग 1 घंटे बाद समसूत्री विभाजन के कारण 2, 4, 8, 16 कोरक खंड बनता है और चौथे दिन के अंत तक 16 छोटे छोटे कोरक खंडों का ठोस भ्रूण बन जाता है, जिसे तूतक या मोरुला कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। जैसे जब फीमेल और मेल दोनों ही क्रोमोसोम मिले तो यहाँ से एक जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है निषेचन के बाद। ठीक है, उसके 1 घंटे के बाद ही जो ये युग्मनज है इसका क्या होता है, समसूत्री विभाजन हो जाता है, जिसकी वजह से कोरक खंड बन जाते हैं, जिसको 2, 4, 8, 16 के टर्म में होते हैं। ये कब होते हैं, निषेचन के 1 घंटे बाद ऐसा होता है, यानी कि 2, 4, 8, 16 के टर्म में कोरक खंड बन जाते हैं। लेकिन अगर निषेचन के चौथे दिन के अंत तक की बात की जाए तो 16 छोटे छोटे कोरक खंडों का ठोस भ्रूण बन जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो बन जाता है, जिसे मोरुला या तूतक कहते हैं।
मनुष्य में कोरक पुटी, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, इसका निर्माण गर्भाशय तरल के तूतक में स्राव होने से पोषक कोर के आंतरिक कोशिका समूह से अलग होकर एक गुहा का निर्माण करते हैं, जिसे कोरक गुहा कहते हैं। इस गुहा के विस्तार से भीतरी कोशिकीय पिंड भ्रूण के एक ध्रुव की ओर सीमित हो जाते हैं, जिसे कोरक पुटी कहते हैं। ठीक है, तो पहला किसका निर्माण हुआ? मोरूला का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर 1 घंटे बाद समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, 2, 4, 8 के टर्म में ये डिवाइड हुए। उसके बाद चौथे दिन के अंत तक ये 16 छोटे छोटे कोरक खंड बना दिए, जिसे तूतक कह दिया गया। ठीक है, अब जो कोरक पुटी होती है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कहाँ पर होता है? जो गर्भाशयी तरल होता है, ठीक है, यानी कि जो मेरुला है, यानी जो तूतक बना हुआ है, इसमें स्रावित होने से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैविटी होती है, एक गुहा होती है, जिसका ये निर्माण करते हैं, और उसी गुहा को क्या कहा जाता है? कोरक गुहा कहा जाता है। और ये जो कोरक गुहा है, इसका जब विस्तार होता है, ठीक है, तो कोशिकीय पिंड भ्रूण के एक ध्रुव की ओर ये जाकर सीमित हो जाती है, इस तरीके से जाकर एक ओर लग जाती है, जिसे कोरक पुटी कहा जाता है। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन यानी अंतरोपण कैसे करते हैं? तो जो कोरक पुटी है, कोरक पुटी के बनते बनते पारभासी आवरण समाप्त होकर इसकी दीवार की कोशिकाएं चपटी हो जाती हैं। इन्हें पोस्ट कोरक अथवा ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेते हैं। कोरक पुटी के भीतरी कोशिका पिंड को भ्रूण बीज कहते हैं, क्योंकि इसी से भावी भ्रूण के विभिन्न भाग बनते हैं। निषेचन के 1 सप्ताह बाद ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के ऊपरी भाग में इसकी दीवार से चिपक जाता है। ठीक है, यानी 4 दिन बाद कोरक पुटी तूतक का निर्माण हुआ। उसके बाद कोरक गुहा कोरक पुटी का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद 1 सप्ताह बाद ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो गर्भाशय के ऊपर भाग में इसकी दीवार से चिपक जाता है, अर्थात ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय दीवार में रोपण प्रारंभ हो जाता है। ट्रोफोप्लास्ट की बाह्य सतह से कुछ अंगुली सदृश प्रावर्ध निकलकर गर्भाशय दीवार के अंत स्तर में घुसकर निषेचन के लगभग 8 दिन बाद भ्रूण को गर्भाशय दीवार से जोड़ देते हैं। यही क्रिया अंतरोपण कहलाती है, यानी कि 1 सप्ताह से 8 दिन के बाद निषेचन की ही अंतरोपण की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है सागर्भता एवं प्लेसेंटा का निर्माण। ठीक है, तो तीसरे सप्ताह के प्रारंभ में माता के गर्भाशय की दीवार में भ्रूण का रोपण प्राथमिक रसांकुरों द्वारा हो जाता है। प्रत्येक प्राथमिक रसांकुर में सिंसाइरल ट्रोफोप्लास्ट से ढका कोशिकीय ट्रोफोप्लास्ट का एक प्रवर्ध होता है, जिसमें जरायु अर्थात कोरियन की मेसोडर्मिक कोशिकाएं घुस जाती हैं। इसे द्वितीयक रसांकुर कहते हैं। तीसरे सप्ताह के अंत तक मेसोडर्मिक कोशिकाओं से रुधिर कोशिकाओं का विकास हो जाता है। समझना इसको बहुत ही अच्छे से। ठीक है, यानी कि निषेचन का तीसरा सप्ताह हुआ तो क्या हुआ? गर्भाशय की दीवार में भ्रूण का रोपण हो गया। किसके द्वारा भ्रूण का रोपण हो गया? प्राथमिक रसांकुर के द्वारा। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक रसांकुर हैं, प्राथमिक रसांकुर हैं, इनमें क्या है? सिंसाइरियल ट्रोफोब्लास्ट से ढका कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट का एक प्रवर्ध होता है। किसमें? प्राथमिक रसांकुर में, जिसमें जो जरायु हैं अर्थात कोरियन है, इसकी मेसोडर्म कोशिकाएं घुस जाती हैं। ठीक है, किसमें? प्राथमिक रसांकुर का एक प्रवर्ध है जिसमें मेसोडर्मिक कोशिकाएं घुस जाती हैं, और इसे ही क्या कह दिया जाता है? द्वितीयक रसांकुर। ठीक है, तो तीसरे सप्ताह के अंत तक मेसोडर्मिक कोशिकाओं से रुधिर कोशिकाओं का भी विकास हो जाता है। अब इस रसांकुर को तृतीयक रसांकुर कह दिया जाता है। बाद में इन कोशिकाओं का भ्रूण के परिसंचरण तंत्र से संबंध स्थापित हो जाता है। मतलब जब तृतीयक रसांकुर का निर्माण हो जाता है तो जो परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, उससे इनका संबंध, किसका? भ्रूण का संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार आंवल यानी प्लेसेंटा का निर्माण पूरा हो जाता है। संयोजक वृंत सकरा होकर नाभि रज्जु बन जाता है, जिसको अम्बाइलिकल कार्ड कहते हैं। इसी अम्बाइलिकल कार्ड के थ्रू ही जो मदर इनटेक करती हैं जितने भी पोषक पदार्थों को, वो जो चाइल्ड होता है उस तक पहुंचता है। ठीक है, तो यही है, संयोजक वृंत सकरा होकर नाभि रज्जु बन जाता है, और इसी से ही बच्चों को पोषक पदार्थ मदर से मिलता रहता है। अपरा यानी जो प्लेसेंटा है, इससे 2 स्टेरॉयड हार्मोन्स का स्रावन होता है। एक है एस्ट्रेडियोल और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तथा ये तो 2 हो गए, 2 स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गए अपरा से निकलने वाले, और 2 प्रोटीन हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं। पहला है HCG, जिसको ह्यूमन क्रोनिकल गोनेडोट्रोपिन कहा जाता है, जिसके 2 सप्ताह बाद, यानी कि जब ये सिक्रीट होता है, ये वाला प्रोटीन यानी HCG हार्मोन जब स्रावित होता है तो इसके 2 सप्ताह बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं यूरिन से। ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोट्रोपिन HPS जिसको बोला जाता है।
मानव आंवलीय सोमैटोमेमोट्रोपिन, ठीक है, जिसको HPS कहा जाता है, जिससे पहले आंवलीय लैक्टोजन यानी जो प्लेसेंटल लैक्टोजन है कहा जाता था, मादा के शरीर में पहुंचकर वृद्धि हार्मोन का काम करता है। यानी जो ये प्रोटीन हार्मोन है HPS, ये मादा के शरीर में यानी जो माता हैं उनके शरीर में पहुंचकर वृद्धि हार्मोन का काम करने लगता है और यह दुग्ध ग्रंथियों की वृद्धि को भी प्रेरित करता है, क्योंकि इसका नाम क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोमेमोट्रोपिन। तो मैमो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, दुग्ध ग्रंथियों से हो गया। तो ये दुग्ध ग्रंथियों की वृद्धि को भी प्रेरित करते हैं। भ्रूण रोपण के बाद कोशिकीय पिंड 3 जनन स्तरों में बढ़ जाता है। जब भ्रूण रोपण हो जाता है तो जो कोशिकीय पिंड है ये 3 जनन स्तर में बढ़ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है एक्टोडर्म, इसको लिख लेना, एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म। जैसे एक्टोडर्म जो होता है इसमें बाल, नाखून, आँख, तंत्रिका तंत्र, लार ग्रंथियाँ, दांत, इन सब का निर्माण हो जाता है। फिर है मेसोडर्म, जो अंदर का पार्ट हो गया, जैसे किडनी हो गया, हृदय हो गया, जनन अंग हो गया, अंतःकंकाल, ये सब डेवलप हो जाते हैं। इंडोडर्म, इंडो का मतलब होता है बाहर, ठीक है, सॉरी इंडो का मतलब होता है अंतः, तो अंदर की, जैसे यकृत, लीवर हो गया, अग्नाशय, पैनक्रियाज हो गया, फेफड़ा, लंग्स हो गया, तो इन सब चीज़ों का भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये भ्रूणीय परिवर्धन जो है किस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ये ध्यान रखना है। सबसे पहले 1 महीने में बच्चे की हृदय की धड़कन आनी शुरू हो जाती है। 2 महीने के अंत तक बच्चे के पैर व उंगलियां आ जाती हैं, यानी पाद में उंगलियां आ जाती हैं, ठीक है। तीसरे महीने के अंत तक पाद एवं वाह्य जननांग, यानी जो पैर होते हैं और वाह्य जनन अंग होते हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है। 5वें माह के अंत तक गर्भ की गति एवं सिर पर बाल आना, यानी कि जो गर्भ है, जो बेबी है छोटा सा, वो क्या कर रहा है, अब मूवमेंट कर पा रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा 5वें माह के अंत तक, और जो सिर है उस पर छोटे छोटे बाल आने शुरू हो जाते हैं। 6 माह के अंत तक शरीर पर, पूरे शरीर पर बाल, ठीक है, पलकें, भौवें आदि का निर्माण हो जाता है। फिर 6 महीने से 9 महीने तक शारीरिक विकास होता है, क्योंकि यहाँ तक सब चीज़ बन चुकी है। पहले हृदय, ठीक है, फिर पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, फिर पैर अच्छे से और वाह्य जनन अंग अच्छे से डेवलप हो जाता है, बन जाता है। गर्भ मूव करना शुरू कर देता है, सिर पर बाल आने लगते हैं, पूरे शरीर पर बाल, पलकें, भौं आदि आना शुरू हो जाते हैं 6 महीने तक। और 6 महीने तक पूरा इनका एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। फिर 6 से 9 महीने तक केवल और केवल इनका शारीरिक विकास होता है, ये बड़े होते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है, कि भ्रूणीय परिवर्धन क्या है और प्लेसेंटा का निर्माण कैसे किया जाता है, अपरा क्या है, ठीक है। तो नोट कर लेना इन सबको, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।